नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। स्पेशल रिपोर्ट में आज चर्चा करेंगे 2024 के रण का चुनावी मंथन को लेकर। दरअसल चुनावी दंगल जैसे जैसे अपने चरम पर पहुंच रहा है, वैसे वैसे ही सियासी दल भी ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंच रहे हैं। वहीं अमित शाह आपको बता दें कि पीएम मोदी के नामांकन की तैयारियों का जायजा भी लेंगे। साथ ही चुनाव संचालन समिति के बैठक में भी वो हिस्सा लेते नजर आएंगे। वाराणसी में पीएम के रोड शो के आगाज और समापन पर अधिकारियों के साथ मंथन भी होगा। तो गृह मंत्री ताज होटल के हॉल में शहर के कुछ प्रमुख लोगों से मुलाकात करते भी नजर आएंगे। इसके अलावा पीएम मोदी के नामांकन में प्रस्तावक बनने वाले काशी के बाशिंदों पर चर्चा भी करेंगे। इन नामों पर आज पीएमओ की मोहर भी लग गई है। साथ ही आपको बता दें कि अधिकृत रूप से इनकी घोषणा नामांकन के दिन ही होगी। गृह मंत्री देर शाम दशामेध घाट पर गंगा आरती में भी शामिल होंगे। पीएम मोदी के 10 साल की उपलब्धियों पर आधारित ड्रोन शो भी देखते नजर आएंगे, जहां एक और गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी तैयारियों में जुटते नजर आ रहे हैं। तैयारियों का जायजा भी लेंगे। तो वहीं एसपीजी भी वाराणसी पहुंच चुकी हैं। एसपीजी के अफसर एयरपोर्ट से लेकर के रोड शो के पूरे रूट का निरीक्षण कर रहे हैं। बहरहाल बीजेपी तो यही दावा कर रही है कि वाराणसी में पीएम मोदी का भव्य रोड शो होगा। तो वहीं आज से चौथे चरण के लिए चुनावी शोर भी थम जाएगा और 13 लोकसभा सीटों के लिए 13 मई को मतदान होगा। तो कुल मिलाकर के इस मुद्दे पर स्पेशल रिपोर्ट में चर्चा आज हम करते नजर आएंगे, जहां चुनावी तैयारियां जोरों शोरों पर नजर आ रही है। जहां आपको बता दें कि बीजेपी के द्वारा 400 पार का नारा दिया गया है और इस 400 पार के नारे को सफल बनाने के लिए पूरी तस्वीरें, पूरी कवायतें भी करती बीजेपी नजर आ रही है। आज गृह मंत्री अमित शाह जहां उत्तर प्रदेश के दौरे पर नजर आएंगे, खासतौर पर वाराणसी दौरे पर नजर आएंगे और इस बीच वो बैठक में भी हिस्सा लेंगे, चुनावी मंथन करेंगे, रणनीतियां बनाते नजर आएंगे और ये तस्वीरें भी अब सामने आएगी। बीजेपी एक के बाद एक रणनीति बना रही है। बीजेपी तरह तरह से तैयारी करती नजर आ रही है और हर बार कुछ नया लेकर के भाजपा जो है वो चुनावी मैदान में उतरती नजर आ रही है। बीजेपी के पास काफी सारी चीजें हैं और काफी कुछ है करने को, ये इसी बात से समझा जा सकता है। लेकिन सवाल ये भी है कि अन्य जो नेता हैं, अन्य जो पार्टी है, उनकी तैयारी किस प्रकार से नजर आ रही है। इसी को लेकर के स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। हमारे साथ डॉक्टर एसके दुबे जी सपा प्रवक्ता हैं, हमारे साथ तमजीद अहमद कांग्रेस प्रवक्ता हैं, मनीष अग्रवाल हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं और अर्पणा दीक्षित जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। और चलिए शुरुआत मनीष अग्रवाल जी आप ही से कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरह की तैयारियों की तस्वीरें अब नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में, लगातार भाजपा की तैयारियां तो दिखती नजर आ रही है, अन्य पार्टियां भी किसी ना किसी पॉइंट पर आगे बढ़ती नजर आती है, लेकिन इनकी तैयारी भाजपा की तैयारी में कितना फर्क आपको नजर आता है और विपक्ष को और क्या कुछ करने की जरूरत है? क्या विपक्ष इस वक्त सही भूमिका में? देखिए, विपक्ष अपनी जगह तैयारी कर रहा है जैसा विपक्ष को करनी चाहिए। कल राहुल गांधी जी लखनऊ आए थे, संविधान बचाओ मीटिंग की। कल मुझे ऐसी सूचना मिल रही है कि कल लखनऊ में एक ज्वाइंट रैली होगी अखिलेश यादव जी की और राहुल गांधी जी की, लखनऊ के कैंडिडेट के समर्थन में। भाजपा का अपना तैयारी का तरीका है। भाजपा उसको थोड़ा सा अलग प्लानिंग से करती है। जैसे 13 तारीख को प्रधानमंत्री जी का जो रोड शो होगा, जब वो नामांकन करेंगे, तो उनका उस प्रोग्राम को भव्य बनाना, लोगों तक पहुंचाना, अपनी बातें पहुंचाने का एक अलग तरीका है और उनकी अपनी एक अप्रोच है, सिस्टमैटिक अप्रोच है लोगों तक पहुंचने की। क्योंकि वो जो तैयारियां है ना, आज के समय में जो आप चीजें पब्लिक तक ले जा पाते हो वही पहली जो ज्वाइंट रैली है वो कल हुई है और राहुल गांधी जी की। अगर यही चीजें चुनाव से पहले हुई होती, फर्स्ट फेज से पहले हुई होती, सीट्स का डिक्लेरेशन पहले हो गया होता, तो मुझे लगता है यूपी की जो 26 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है वहां पे इससे कुछ और अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता। तो आप जो भी प्लानिंग कर रहे हो, आज आप देखिए, आज इलेक्शन में एजेंडा अब क्या हो गया है। अब एजेंडा ये थोड़ी रहा है बेरोजगारी है, इतने सब हैं जो अब एजेंडा क्या हो गया भी नहीं खाते। एसके दुबे जी आप अनम्यूट है जी। मनीष जी अपनी बात रखें। सीमा जी, अब आप देखिए, कल मणिशंकर अय्यर जी का बयान आता है। अब एजेंडा क्या हो गया है कि हमें पाकिस्तान का ध्यान रखना चाहिए। अब नैरेटिव जो है इलेक्शन में बदलता जा रहा है। सैम पेत्रोदा जी कह रहे हैं भारत कैसे कैसे अलग अलग टुकड़ों में देखा जाता है, या और तरीके के जो बयान आ रहे हैं।
तो अब इलेक्शन अपनी फुल स्विंग में, फोर्थ फेज में हम लोग जा रहे हैं। अब वो मुद्दे नहीं रह जाते जो इलेक्शन के शुरू में होते हैं, नैरेटिव चेंज होता रहता है और ये हमें रिजल्ट बताएगा कि कौन अच्छा नैरेटिव बना के कौन अच्छा जनता तक पहुंचने में कामयाब रहा। चलिए, बिल्कुल ऐसे देखा जाए मनीष जी, रिजल्ट तो सब कुछ बता ही देता है, लेकिन तैयारियों से भी काफी कुछ आकलन किया जा सकता है। तमजीद सर हमारे साथ बने हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। तमजीद साहब, कांग्रेस जो है, हालांकि यहाँ पर जिस तरह की तस्वीरें कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है तैयारियों को लेकर के, क्योंकि देखिए बीजेपी हर रोज एक नई रणनीति बना रही है, ये आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। बीजेपी के द्वारा हर बार बैठक किया जा रहा है, एक चरण खत्म होते ही दूसरे चरण की तैयारियां बीजेपी करने लगती है। कांग्रेस भी क्या इसी तरह से काम कर रही है या फिर कांग्रेस की रणनीति और अलग है? देखिए, बहुत सही प्रश्न आपने किया और मनीष जी ने बहुत सही बात कही कि भारतीय जनता पार्टी कोई नैरेटिव चुनाव में बना ही नहीं पा रही है। मैं बिल्कुल सहमत आपसे भी हूँ और मनीष जी से भी सहमत हूँ कि पूरी तरीके से नैरेटिव बनाने में भारतीय जनता पार्टी फेल हो गई है। जब पहले चरण में ये लोग आए, आपको याद होगा, तो इन्होंने बताया कि 400 पार और मोदी जी की गारंटी, इन नैरेटिव पे चुनाव लड़ा। जनता ने नकार दिया कि बोला 10 साल पहले तो आपने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार देने का, 15-15 लाख रुपए देने का, किसानों की आय दुगनी करने की, महंगाई से मार से बचाने के लिए, युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने के लिए। फेल हो गया वो नारा, इन्होंने नागाना भी बंद कर दिया। बिल्कुल सही आपने कहा। दूसरे चरण में आया तो ये मंगलसूत्र पे आ गए। इनको पता नहीं था कि मंगलसूत्र की कीमत इस देश के अंदर क्या है, कितना भावनात्मक लगाव है। मंगलसूत्र पे इन्होंने बात करना शुरू कर दिया, फेल हो गए, जनता ने नकार दिया। इनको पता है कि इनकी स्थिति दूसरे चरण में भी क्या है। जब तीसरे चरण में आया तो वही फिर से हिंदू मुसलमान ये वो इधर उधर की बातें, लेकिन कोई नैरेटिव सेट नहीं कर पाए। लेकिन सबसे ज्यादा हास्यास्पद स्थिति तो चौथे चरण में आके हो गई कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि अडानी और अंबानी टेम्पो में पैसे भर के भेज रहे हैं। अब बताइए, प्रधानमंत्री जी ने इतना गंभीर आरोप लगाया अडानी और अंबानी के ऊपर, क्या एजेंसीज क्या प्रधानमंत्री जी को गंभीरता से नहीं ले रही है? ये प्रश्न खड़ा हो गया बड़ा, क्योंकि अभी तक ना तो अडानी जी क्या, ना अंबानी जी क्या, ना तो कोई छापा पड़ा है और ना तो कोई जांच शुरू हुई है। इतना गंभीर आरोप है ये। और चौथे चरण में आते आते जब इन्होंने इस मुद्दे पे बात करना शुरू कर दिया तो लोगों तो ये कह रहे हैं कि अडानी और अंबानी तो आपके लोगों को चंदा कांग्रेस को क्यों देंगे, और दे रहे हैं और आपको पता है तो होने कैसे दे रहे हैं आप, और जब आपको पता है तो अभी तक छापेमारी क्यों नहीं की? तो कई गंभीर प्रश्न खड़े हो गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में नैरेटिव बनाने से पूरी तरीके से फेल हो गई है। मैं मनीष जी की बात से सहमत हूं और आपकी बात से सहमत हूं। इसी वजह से ये रोज बैठक कर रहे हैं, रोज नया नैरेटिव गढ़ने की तैयारी करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हम तो शुरू से हमारा स्टैंड क्लियर है, हमने घोषणा पत्र दे दिया है। हमने जो कहा है कि हम 30 लाख नौकरियां देंगे, 1 लाख रुपए महिलाओं को सालाना देंगे, 1 लाख रुपए राइट टू अप्रेंटिसशिप के तहत युवाओं को देंगे, 30 लाख नौकरियां भरने का काम करेंगे, जाति जनगणना कराएंगे, जाति जनगणना के बाद उसके बाद हम लोग आर्थिक सर्वे करेंगे। तो ये सारे मुद्दे कांग्रेस पार्टी के जो हैं वो बिल्कुल घोषणा पत्र में साफ लिखा हुआ है। तो उसी मुद्दे पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। किसानों की आय बात की, एमएसपी देने की बात कर रहे हैं। तो मनीष भाई, मैं आपसे सहमत हूं इस बात को लेकर, जो आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव तैयार करने में पूरी तरीके से फेल रही है। इस बात से मैं आपसे भी सहमत हूं और एंकर जी आपकी बात से मैं सहमत हूं। चलिए ठीक है तमजीद साहब, किसी बात से तो आप सहमत नजर आए, लेकिन हम उम्मीद ये भी कर रहे थे कि आप ये भी जरूर बताएं कि कांग्रेस की क्या रणनीति है चुनाव प्रचार को लेकर के। कांग्रेस कहाँ ताकत झोंक रही है अपनी? आपको मैंने बताया तो 30 लाख नौकरियां हम देने का वादा कर रहे हैं, वो आपको घोषणा पत्र मिलेगा। हमने वादा किया है कि युवाओं को राइट टू अप्रेंटिसशिप, चुनाव प्रचार घोषणा पत्र अलग हो गया ना सर? आपने घोषणा पत्र, आपने जनता, इस घोषणा पत्र को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? कहाँ कहाँ तक आप पहुंचा रहे हैं? डोर टू डोर प्रचार हो या फिर चुनावी दौरे हो? बता रहा हूँ, हमारे कार्यकर्ता डोर टू डोर जाके इसको देने का काम कर रहे हैं। आपके संवाददाता भी जो लोकल स्तर पर उसको कवर कर रहे हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो लगातार जिले में जो भी आपके करेस्पॉन्डेंट है वो लगातार उसको कवर भी कर रहे हैं। तो हम लोग उसको ले जा रहे हैं, अपने अपने जो मंच से मुद्दों को उठा रहे हैं। इसी पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। पहले दिन से हम इन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। जो घोषणा पत्र है वही ब्लूप्रिंट है, वही ब्लूप्रिंट हमने खींचा और उसी मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारे सारे कार्यकर्ता इसको डोर टू डोर बांट रहे हैं। और आप लोग उत्तर प्रदेश के आगे की रणनीति क्या है? कौन कौन दिखने वाले हैं आपके बड़े नेता आगे? सारे बड़े नेता, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में ही है, आपको पता होगा। इनके दौरे आगे होने वाले हैं ना, आप ये कह रहे हैं? नहीं, प्रियंका जी तो उत्तर प्रदेश में ही है। आपको जानकारी होगी कि प्रियंका जी तो रायबरेली और अमेठी में पूरी तरीके से कैंप कर रही है। पूरा उत्तर प्रदेश ही वो देख रही है और पूरा देश वो देख रही है। तो राहुल जी भी रहेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी रहेंगे, अखिलेश यादव जी भी रहेंगे, सब लोग उत्तर प्रदेश में आएंगे। चलिए, पूरा देश भी देखना है, पूरे देश में भी नजर आए। ठीक है, अपर्णा जी इसके बाद आपके पास आएंगे, लेकिन एक छोटा सा कमेंट मनीष जी से, काफी देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं वो। सीमा जी, मैं बस थोड़ा सा, तंजीम जी आज थोड़ा सा सॉफ्ट है, मैं उनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। पहली चीज तो ये कि मैं ये नहीं कह रहा था भाजपा नैरेटिव नहीं बना पाई। ये लोग जो भी मुद्दे उठा रहे हैं, 5 महीने पहले ये 4 राज्यों के चुनाव में गए थे, इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के समक्ष गए थे। क्या रिजल्ट आया ये सबको मालूम है।
दूसरी चीज, इन लोग का नैरेटिव क्या था कि प्रियंका गांधी जी को टिकट इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि उनको पूरे भारत में चुनाव में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वो देखिए 18 तक रायबरेली में ही कैंप कर रही हैं, अमेठी में ही कैंप कर रही हैं 6 दिन के लिए। हाँ, तो ये चीजें जो है देखती है कि प्रियंका जी का बेहतर उपयोग पूरे भारत में करा जाना था, लेकिन आज उनका केंद्र सिर्फ 2 सीटें हो गई हैं। आप चुनाव के अंदर अगर 1 हफ्ते का समय 2 सीटों पर ही केंद्रित करेंगे तो इससे जनता ये जानती है कि कहां और क्या था, कैसे नहीं था। ये हम लोग भी समझते हैं, आप भी समझते हैं। दूसरे, अगर ये जो 30 लाख नौकरी दे रहे हैं, इसके संग ये एक फिगर ये भी दे देते कि 2004 से 14 तक जब हमारी सरकार रही तो हमने कितनी नौकरियां दी और अब कैसे देंगे, तो ज्यादा अच्छा समझ में आ। चलिए ठीक है, 10 सेकंड जल्दी आपको मनीष जी बस छोटा सा क्लैरिफिकेशन दे दूंगा। आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया, आपकी जानकारी में शायद नहीं होगा। प्रियंका जी आज भी महाराष्ट्र में गई है। रायबरेली अमेठी का मतलब ये नहीं कि वो देश से कट गई। आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ, आज भी प्रियंका जी की महाराष्ट्र में रैली चल रही है, आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलिए ठीक है। अपर्णा जी, नैरेटिव सेट नहीं कर पा रही है बीजेपी। देखिए, सबसे पहले तो इनकी बात का मैं जवाब देना चाहूंगी। कृपया करके इनसे पहले कहिए कि क्यों प्रवक्ता महोदय से, कांग्रेस से, क्योंकि बीच में बहुत बोलते हैं ज्यादातर, तो इनसे कहिए बीच में न टोके, ये इनकी कमी है। दूसरी ये बात कि मोहब्बत की दुकान खोलने वाले अचानक से नफरत की बात कैसे करने लग गए, प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करने लग गए। कल बोल रहे थे कन्नौज से वो नहीं आएगा, ये नहीं करेगा। सही बात की ये कि हमारे मुद्दे नहीं है, मुद्दों पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। कौन से मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है? आप बताइए। बेरोजगारी के मुद्दे पर नहीं बताया जा रहा, नौकरियां नहीं दी गई हैं क्या? हमारे देश में महिलाओं को सशक्तिकरण नहीं किया गया है क्या? हमारे देश में लोग जो आज के मुद्दे चल रहे हैं, क्या उन पर प्रश्न और उत्तर नहीं दिए जा रहे हैं? रही बात व्यवस्था की बैठक की, देखो हमारे मुद्दे तो पहले से ही सेट है। भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर से हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाएगी के नारे से शुरू किया था और इस समीकरण के साथ शुरू किया था, हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाएंगे। तो 370 वोट का आंकड़ा लेकर चल रहे हैं। और आप देखेंगे पिछले दो चरणों में जिस तरीके के परिणाम आए हैं, मतदाता बाहर निकले हैं और सबसे पहले जलपान फिर मतदान का जो कार्यक्रम चलाया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो भी सफल रहा है। दूसरा ये है कि इनके वोटर निकल नहीं रहे, इनके बच्चे लग नहीं रहे हैं, तो ये बड़ा निकाल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, कह रहे हैं कि सब फेल हो गया। आप कहां से पास है महोदय, मुझे इतना बता दीजिए। आर्थिक सर्वे की बात तो आप नहीं करी थी, मंगलसूत्र की बात तो समझानी पड़ेगी जनता को, क्योंकि आप तो आर्थिक सर्वे कराएंगे, लोगों की जमीनें छीड़ेंगे। आपके ही कांग्रेस के सलाहकार, मुख्य सलाहकार जो सैम पित्रोदा दिए, उन्होंने ही कहा था कि देश को 55% देश की जो संपत्ति है 45% लोगों को मिलेगी और 55% सरकार को मिलेगी। इस तरीके की भावना रखने वालों को क्या भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है जनता को समझाने का कार्य नहीं करेंगे? क्योंकि हम सत्ता में काम कर रहे हैं, तो इनकी विचारधारा क्या है, इनके मैनिफेस्टो की विचारधारा क्या है? तो अगर इनके मैनिफेस्टो के आज कह रहे हैं कि मैं 30 लाख नौकरियां दूंगा और 1 लाख हर महिला को दूंगा, आप ये बात तब कर पा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अर्थव्यवस्था को भारत देश की तीसरे नंबर पर पहुंचाने की बात कर रहे हैं, तब ये बात कर पा रहे हैं। आप 2014 से पहले इस बात को सोच भी नहीं सकती थी एंकर महोदय, न कोई सोच सकता था कि 1 लाख रुपए देंगे। जब नरेंद्र मोदी जी ने ये आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत कर दी इस देश की, तो ये मैनिफेस्टो में इसका फायदा उठा रहे हैं सीधा सीधा। और रही बात ये कि आप मंगलसूत्र पर बात करोगे, आर्थिक सर्वे होगा तो समझाना तो पड़ेगा ही। और मुद्दे जो आपके हैं, कौन सा मुद्दा नहीं है जिस पर बातचीत नहीं हो रही है? रही समीकरणों की बात देख ले तो हर समीकरण को साधकर भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। और दूसरा ये है कि आने वाले समाजवादी पार्टी के जो दौर शुरू होंगे ना, मैं बता दूं, अभी तो इनका प्रचार का दौर चल रहा है, इनका वो सब चल रहा है। जैसे ही 4 जून आएगा, कांग्रेस पार्टी के और समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो आपको देखेंगे, आप मुंह छिपाने लायक नहीं रहेंगे। मैं इस बात का दावे के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि इनकी बयानबाजियां देख लो, इनके राम गोपाल यादव जी की बयानबाजियां देख लो। अरे जब पूरा देश राममय हो गया है तब ये राम को कहते हैं बेकार का मंदिर बना दिया और ये वास्तुशास्त्र नहीं रहा। कांग्रेस पार्टी शक्ति पर बयान देती है, महिलाओं को शक्ति नहीं समझते। अरे यार, आप लोग कर क्या रहे हैं ये बताओ कि आखिरकार देश किस दिशा में जा रहा है और आप किस दिशा में बयानबाजी कर रहे हो? इस बात को समझना चाहिए समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस को। चलिए ठीक है। सपा प्रवक्ता हमारे साथ बने हैं डॉक्टर एस के दुबे जी।
सपा प्रवक्ता से खास सवाल यही है कि इस वक्त मौजूदा स्थिति जो सपा की देखने को मिल रही है, सपा प्रचार करती नजर आ रही है, अखिलेश यादव अपनी पूरी कोशिश, पूरी कवायतें यहाँ पर एसके जी करते नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ अगर देखने वाली बात है सपा की स्थितियों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आपके प्रत्याशी लगातार जो हैं टिकट कटने से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, कहीं पर देखने को मिल रहा है कि टिकट में फेरबदल की खबरें भी सामने आ जा रही है, स्थिरता क्यों नहीं नजर आ रही चौथे चरण के समय पर भी? सर आप खुद को भी अनम्यूट करिए। हेलो जी, आवाज आ रहा है? जी जी जी, आवाज आ रहा? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कैंडिडेट बदलना, उम्मीदवार बदलना, ये किसी भी पार्टी का अपना अंदरूनी मैटर होता है। तो पार्टी को ऐसा लगता है कि जो कैंडिडेट को अभी हम लड़ाने की विचार कर रहे हैं वो अगर उतना सक्षम नहीं है तो वो बदल सकता है, उसमें कोई बड़ी बात ये नहीं नाम है। सामने आने के बाद आप लोग इतना बदली क्यों कर रहे हैं? सवाल तो ये बदल तो सकता है, हमें भी पता है, अधिकार तो आपका है, पार्टी का अपना मामला है। उसमें बुराई, उसमें हमने किसी से कुछ छीन तो नहीं लिया, हमने अपने ही उसके लिए किया, क्योंकि हर पार्टी ये चाहती है कि जो वो कैंडिडेट दे वो जिताऊ उम्मीदवार हो, ना कि हराऊ उम्मीदवार हो। तो ऐसी परिस्थितियों में कैंडिडेट बदला जाता है। तो हमने, हमारी पार्टी ने भी वही किया कि हमने जहां जहां हमें उचित लगा कि नहीं यहाँ ये नहीं, ये उम्मीदवार अच्छा हो सकता है, हमने उसको टिकट दिया। तो पहले सर्वे, पहले सोच समझ कर टिकट नहीं देते आप लोग, बाद में एक जल्दबाजी में एक उम्मीदवार उतार के फिर उसके सर्वे करते हैं, उसके बाद दूसरा उतार देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, कैसा होता है फिर? सर्वे नीचे कार्यकर्ताओं की जो डिमांड होती है, अभी जैसे अगर कन्नौज की बात की जाए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तेज प्रताप को टिकट दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुवचनों के कारण और हमारे जो जिला लेवल की कमेटी थी, जो कार्यकर्ताओं का ये था कि नहीं सर ये इनकी जगह आप आइए, तो इन 2 वजह से फिर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां पे लड़ने के लिए गए। और अच्छा। इनका जो भ्रम है, इनका जो घमंड है, उसको तोड़ेंगे और निश्चित तौर पे टूटेगा। ये मैं भी आपको बता दूं, क्योंकि इनका जो उम्मीदवार है वो इतना अहंकारी है, वो अपने आप के आगे तो किसी को समझता ही नहीं है। तो जनता ऐसे लोगों को हमेशा, आज तक का इतिहास रहा है, चांस जरूर दिया है जनता ने, लेकिन उसी हिसाब से उनकी विदाई भी कर दी है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज तक, जब से वो 2000 से लेकर और आज तक कभी भी कन्नौज की जनता से उन्होंने अपनी दूरी नहीं बनाई। हमेशा, चाहे वो मुख्यमंत्री का काल रहा हो या मुख्यमंत्री के काल के बाद भी, हमेशा कन्नौज की जनता को अपना एक परिवार की तरह रखा है। और इसीलिए उनकी डिमांड थी कि भाई आप आइए, ये इस तरीके से व्यवहार कर रहा है भारतीय जनता पार्टी का और बोल रहा है, इसके लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां से गई। चलिए ठीक है, आप जिस तरह के भी आप फायदे, देखने वाली बात होगी कि जनता क्या सोचती है क्या नहीं सोचती, ये 4 जून को ही पता चलेगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को अपना कीमती वक्त देने के लिए।